अभी भी लाइट ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैंने आईएसओ कम किया, ओके, और अपर्चर बढ़ाया, और छोटा सा अपर्चर बढ़ाया, थोड़ा खाली लक्ष्य दे, एक सेकेंड। पीछे का कुछ दिख रहा है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो जब आपको पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप अलग अलग पोजेस में एक दो जन को खड़े कर सकते हो यहाँ पे। हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. मी शिवाई दिलीप खोडके आपल्या शेड्स ऑफ फिअरमध्ये स्वागत करते. मी आज आलेले आहे एक वर्कशॉपला जे आहे वेडिंग फोटोग्राफीवर आधारित. ज्याच्यासाठी आलेले आहेत मानसी ठक्कर आणि आपले योगेंद्र चव्हाण सर. त्यांच्यासोबत आपल्याला आजचं वर्कशॉप अटेंड करायचं आहे. पूर्ण डिटेल ही माझ्या मागे ऑलरेडी दिलेली आहे. फोटोस्टॅटने ऑर्गनाईज केलेलं आहे हे वर्कशॉप आणि आपण आता आतमध्ये जाऊयात आणि बघूयात काय आहे आतमध्ये. आलेलो आहोत आपण आतमध्ये. एक सुंदर अशी रांगोळी इथे काढलेली आहे जी आपण बघितली. त्याचप्रमाणे हे जे स्पॉन्सर आहेत त्यांचे इथे काही सामान जो आहे त्यांचा की प्रोडक्ट्स वगैरे झाले तर त्यांचं सगळं इथे लावलेलं आहे. काही कुपन्स ही देत आहेत ते ज्यांना काही पुढे घ्यायचं असेल, परचेस करायचं असेल तर ते कुपन देऊन आपल्याला थोडंसं डिस्काउंट लेवल होऊ शकतं. तर हे आहेत ते प्रोडक्ट्स. वेरी गुड. एक बार तालियां हो जाए दोस्तों अपने खुद के लिए. हम बिल्कुल मानते हैं कि वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो कमिटमेंट के साथ फोटोस्टैट ने आप सबको यहाँ पर बुलाया है, ज़रूर वो कमिटमेंट पूरा करके ही और बहुत कुछ सीख के और लेके आज यहाँ से उठेंगे दोस्तों. आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वर्कशॉप में आए हुए सभी फोटोग्राफर्स बंधू भगिनी, आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. लगेचच आपण कार्यक्रमाला प्रारंभ करतोय. फोटोस्टॅट काय आहे तर फोटोस्टॅट डायरेक्टली ऑर्डर आपल्याला देते की त्या एरियामधनं तुम्हाला कस्टमर असेल, कस्टमरने बुक केल्यानंतर ती ऑर्डर डायरेक्ट तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर ॲप्लिकेशनवर तुम्हाला नोटिफिकेशन येतं आणि त्या नोटिफिकेशनला तुम्हाला कस्टमरचं नाव, त्याचं डिटेल्स, त्याचं पेमेंट सगळं डिटेल्स दिसतं. आणि तुम्हाला वाटलं की ही ऑर्डर घेऊन माझा काहीतरी फायदा आहे तर तुम्ही ती ऑर्डर एक्सेप्ट करू शकता. आणि आता बरेचसे फोटोग्राफर माझ्याकडे यंग जनरेशनचे बरेचसे फोटोग्राफर्स मला आता कनेक्ट आहेत. जवळजवळ 250+ फोटोग्राफर कनेक्ट आहेत पुण्यामध्ये आणि जवळजवळ मुंबईमध्ये 100+ झाले आणि ऑल महाराष्ट्र पकडले गेले. तर आपल्याकडे 500+ फोटोग्राफर आता फोटोस्टॅटला कनेक्ट आहेत. प्लस जवळपास 1800 ते 1900 फोटोग्राफरांनी ॲप डाउनलोड केलंय, पण बाकीच्यांचं अजून रजिस्ट्रेशन झालेलं नाही. फोटोग्राफीबद्दल मी आता जास्त काही बोलणार नाही. मानसी मॅडम आणि आपले योगेंद्र सर आहेत. इट्टे नका मारू रे. थँक्यू सो मच सगळे इथं उपस्थित राहिले. सगळ्यांना फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या हार्दिक शुभेच्छा. सो बेसिकली वर्कशॉप जे आपलं होणार आहे हे मी थोड्या वेळानंतर त्याच्यावरती डिस्कस करणार आहे. आता मी स्पेशली इथं ह्या गोष्टीसाठी आलो आहे की तुम्हाला थोडंसं फोटोस्टॅटबद्दल मला डीपमध्ये सांगायचे. सचिन सरांनी सांगितलं ते खूप जणांपर्यंत पोहोचलं असेल, पण असे काही विद्यार्थी आहेत की ज्यांना जोपर्यंत आपण आपल्या लेवलला येऊन बोलत नाही तोपर्यंत त्यांना कळत नाही. आणि जर तुम्ही त्यांचे जे टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत त्याच्यामध्ये जर तुम्ही ॲप्लिकेबल असला तर जाऊन कुठंतरी तुम्ही त्या ॲप्लिकेशनमध्ये रजिस्टर्ड होणार. आता ॲप्लिकेशनचं थोडक्यात वर्किंग कसं आहे, जसं एखादा फोटोग्राफर सिटीमध्ये आला आहे, तो कोणालाच ओळखत नाही आहे, तो काय करत फोटोस्टॅटला रजिस्टर्ड होईल.
एका लिमिटेड एरियासाठी. लाईक फोटोस्टॅट प्रत्येक एरियासाठी वेगळा आहे. सो असं समजा की तो पुण्यात राहायला आलेला आहे चांगले शूट्स भेटावे म्हणून, आणि तो फोटोस्टॅटला रजिस्टर झाला. आता त्याचं फोटोग्राफी खूप चांगली आहे, त्याच्याकडे खूप चांगले इक्विपमेंट्स आहेत, पण तो कोणाला ओळखत नाही आहे. सो आपल्या एखाद्या क्लायंटनी ज्यांना फोटोग्राफरची गरज आहे आणि ते सुद्धा सिटीमध्ये नवीन आहेत, कोणाला ओळखत नाही आहे, त्यांनी फोटोस्टॅट ॲप्लिकेशन डाउनलोड केलं. त्याच्यावरून त्यांनी त्यांची रिक्वायरमेंट टाकली की 1 डे फोटोग्राफर पाहिजे किंवा प्री वेडिंगसाठी रिक्वायरमेंट आहे, वेडिंगसाठी रिक्वायरमेंट आहे. सो आपण समजू की त्यांनी एक बर्थडे इव्हेंट आहे घरामध्ये, त्यांना कुठला फोटोग्राफर घावत नाही आहे, त्यांनी ॲप्लिकेशनवरून फोटोग्राफर हायर केला. किसी को नाचने का शौक है तो नाच भी लो. आपका फेवरेट गाना होगा ये. पुण्याचे फोटोग्राफर स्माइल नाही करतो का तुम्ही लोक? ठीक है, अभी आप लोगों को मेरे साथ बातचीत करनी है. मैं यहाँ पे बोलती जाऊंगी, आगे के लोग सो जाएंगे. फोटोग्राफर है हम लोग प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास करते हैं कि नहीं करते? अगर बहुत पढ़ना होता तो डॉक्टर बनते, है ना? है कि नहीं? हम लोग डॉक्टर से ज्यादा कमा भी सकते हैं और प्रैक्टिकल लोग हैं, है कि नहीं? तो मुझे ये बताओ, आज का आपका ये दिन कैसा है पुणे के लोग? इतने फोटोग्राफर तो कुछ बोलते ही नहीं है, चुप चुप चुप. हाँ, मैं पूछती हूँ, मैं खुश थी. आहा, वो तो मैं हमेशा रहती हूँ. मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको क्या सिखाया. मैं कोई भी शादी में जाऊं, मैं ऐसी नहीं होती हूँ. मेरे घर में चाहे कुछ भी हो, किसी की डेथ भी क्यों ना हो गई हो, अगर मुझे कहीं पे जाना है शूट पे, मेरे चेहरे पे यही स्माइल रहती है. हम फोटोग्राफर्स हैं, हमारा काम है कि सामने वाला हमारा काम देखे भी नहीं या ना देखे, हमारी प्रेजेंस जोरदार होनी चाहिए. अगर मैं यहाँ पे आके ओके तो हम लोग जो है अभी फोटोग्राफी करेंगे, तो अभी कैमरा सेटिंग्स कर सकते हैं. कोई को मैं बोल रही हूँ ना, काफी लोग चले भी जाते हैं, पर ऐसा एंट्री रखना, मतलब ऐसा प्रभाव होना. मैं कोई भी शादी में जाती हूँ, वो कितना जानते हैं मुझे? कुछ नहीं जानते. 1 घंटे के अंदर पूरा घर वाले जानते हैं. और ऐसे ही, अरे वो फोटोग्राफर को देखा, इसको दूसरी बार बुलाओ. ये फोटोग्राफर को देखा, बहुत अच्छा है, चांगला, दूसरी बार बुलाओ. आप उस घर के फोटोग्राफर बन जाते हो, घुस जाते हो उस घर पे. उसकी चाची, उसकी मासी, उसकी बहन सब जानते हैं. एक शादी के बाद अगर दूसरी शादी का काम नहीं आ रहा तो आप कहीं पे गलत चले गए. उस घर का रिपीटेटिव ऑर्डर जब आपको आ रहा है, मतलब आप सही जा रहे हो. देखो, काम तो सब अच्छे कर रहे हैं, कैमरा बहुत अच्छे बन चुके हैं, ऑटो मोड में भी जाओगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. कैसे बोलते हो ना, वो मेन, बहुत मेन है. वो नहीं आता, आप कुछ नहीं कर पाओगे. एक फोटोग्राफर ऐसा, यस सर, फोटो बहुत अच्छा फोटो खींचता है, पता नहीं कहाँ आके चला गया. और दूसरा चला ऐसा कर करके ना, वो माहौल ही. और कोई तो इतना बोलते, ऐसा इतना सारा नहीं बोलना. आई एम श्योर ऐसे लोगों को आप मिले होंगे जो बोलते ही रहते. ऐसे नहीं. फिर भी मैं मेकअप करती हूँ सुबह को 5 बजे उठ के भी, क्योंकि हमारे लिए ये रोज का है रे, क्या रे, वही रे, आ जाएंगे करते रहेंगे. हमारे लिए रोज का है. क्लाइंट के लिए तो एक ही बार शादी है, भगवान दया से. उनकी ये पहली ही शादी है. अभी वहां पे जाके ऐसा मत करो, उनके लिए पहली शादी है. अगर तुम भी ऐसे जुनून के साथ जाओगे ना, फोटोग्राफर अच्छा है, फोटोग्राफर अपना लगता है. रिपीट ऑर्डर आना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ऐसी छटा रखना बहुत जरूरी है. ये अच्छा लगेगा, ये है ना. तू खींच ले या मैं खींच लेती है, तू खींच. अरे हाँ, एक दूसरे को पैर भी मारते कुछ लोग. पागल है क्या? अरे वेड़ा है क्या ये? पर होता है ना. अरे मेरा लाइट लगेगा. कपल ने 15 मिनिट दिया आहे. तुमचा 2 झाला, माझा 2. आम्ही कॉपरेट करणार. कुछ कॉपरेट नहीं होता है. मेरे को तो हाँ सिनेमेटिक वाला बीच में. क्या वो लोग ड्राइविंग करते करते आ रहा है. कुछ नहीं होता है. नहीं, भूल जाओ.
मेकअप आर्टिस्ट क्या पता क्या अपोजिट अपनी रिंग लाइट लेके RGB लाइट LC500R का RGB गोडोक्स का लाइट लेके आती है, अलग रूम में जाती है और फोटोग्राफी करना शुरू कर देती है। हाँ? क्या 2.5 लाख रुपया मेकअप आर्टिस्ट ले रहे हैं। सच में लेते हैं, मैंने काम किया है, लेते हैं। और फोटोग्राफर 50,000 में 8 घंटा काम करता है, 12 घंटा काम करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ब्राइड भी समझ जाती है कि ये गलत हो रहा है, कुछ बोल नहीं पाती है, तब वो कुछ बोल छोड़ना, जाने देना। ये सारी चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। देखो ये होगा ना तो नहीं होगा। आप मेकअप आर्टिस्ट को पहले से बोल के रखिएगा, मुझे प्रॉब्लम है। जितने भी प्रॉब्लम आपको आते जाए ना, उतना सब लिखते जाओ, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करते जाओ। 4 पन्ने का कॉन्ट्रैक्ट 5वें पन्ने पे पहुंच चुका है। प्री वेडिंग में सुबह को 7 बजे नहीं आओगे ना, नहीं हो पाएगा। एक कपल 9 बजे आता है, अब खींचो, नहीं होगा। 7 बजे मतलब 7 बजे, मैं क्या सन को पकड़ू अभी? 7 बजे मतलब 7 बजे। हम यहाँ पे मूर्ख की तरह 6:30 बजे से तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम हो कि 9 बजे तक मेकअप ही करवाए जा रहे हो। पागल हो क्या? लाइट चला गया, क्या फर्क पड़ा? तुमने लिपस्टिक का शेड नहीं चेंज किया था तो नहीं समझते ना। हम पहले से उनको समझा के रखेंगे। मैंने वीडियोस बना के रख दी है। अब तो वीडियोस में भेजती हूँ, मैं तो बोल तो लेती हूँ वैसे, तो वीडियो बना के उनको मैं सेंड करती हूँ। आप ये फॉलो करिएगा, आपको ऐसे काम करना है, देखो, समझो और फॉलो करो। सब इंसान, और इंसानों से, नेक्स्ट स्लाइड, भगवानों से गलती होती है नहीं? भगवान है ना, कुछ भी करेगा सही करेगा। इंसानों से गलती होती है और हम सबसे हुई है। चलो झूठ नहीं, मन में ही बोल देना, मुझे पता है बोलना गलत है, पर अंदर ही अंदर हम सब समझते हैं कि नहीं। एज अ फोटोग्राफर हम लोग ने अभी तक गलतियां की है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो की ही होगी, और वो क्लाइंट समझ जाता है। हुआ है ना? नेक्स्ट लाइक नेक्स्ट, डिलीवरी लेट हो जाएगा, मैं आपको 1 वीक में दे दूंगा। 1 महीने तक हमारा ठिकाना नहीं है। वो काम में थे, ये काम में थे, एडिटर नहीं आया, कंप्यूटर बिगड़ गया, ये क्रैश हो गया, कुछ भी हो जाता है, होता है। नेक्स्ट, डेटा लॉस हो गया, SD कार्ड करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क गुम गया, जो हुआ वो पर हुआ। हाँ, डेटा रिकवरी भी नहीं हो रहा है, ये भी होता है। चलो डेटा रिकवरी के पास गए, होता है कि नहीं? हाँ, नहीं हुआ था रिकवरी, नहीं होता है। हाँ? क्वालिटी इशू मतलब क्या? अरे यार, एडिटिंग में जब मैं रेंडर करके देता हूँ, पिक्सेलेशन आ रहा है, ऐसी 1000 चीजें हैं। मैंने स्मॉल फॉर्मेट में फोटोग्राफी कर लिया, ISO बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, होता है कि नहीं? नेक्स्ट, अभी क्या करोगे? ऐसे 1000 इश्यूज आपके सामने आके खड़े रह जाएंगे। आप भगवान नहीं हो, मैंने पहले ही बोला था। मेरे से भी ये गलती होती है, आपसे भी होएगी। अगर नहीं हुई है मतलब आप 1-8 साल वाले फोटोग्राफर हो, 5 साल बैठो, होगा ही होगा। अरे मैं काय करूं, ऐसा फोन लगाओगे ही दूसरे को, है ना? ऐसी सिचुएशन में पहले, और क्लाइंट तो आपको फोन करेगा, हाँ वो कार्ड में भी एरर आ रहा है, कार्ड गुम गया है, होता है। हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीचलेस। जब भी ऐसा आपसे मिस्टेक होता है, वो आपके लिए नेगेटिव रिव्यू डालेगा आपके गूगल पे। आप फोटोस्टैट कंपनी के साथ अगर एसोसिएटेड होना चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको समझाऊंगी क्यों। पर अगर ऐसे कंपनीज के साथ एसोसिएट होते हो, बहुत इजीली आपके लिए बोलेगा बैड एक्सपीरियंस, वर्स्ट एक्सपीरियंस, कैसा फोटोग्राफर था, टाइम की वैल्यू नहीं है, ये बोला था, ये करके दिया, होता है। आपको वो नेगेटिव रिव्यू देंगे, और नेगेटिव रिव्यू देना, आपको गाली गलौज से फ़ोन पे बात करना, उसके घर से आपको कोई दूसरा काम नहीं आना, और हमें खुद को भी तो बुरा लगा। ऐसा लगता किसी ने हाथ निकाल दिया बाहर में, हमको भी तो बुरा लगा, हम भी तो दिल से काम कर रहे थे। जब ऐसा होता है, पहले तो गलती मान लो, भाई हमसे ये गलती हुई है, सॉरी, ठीक है। अभी तुम क्या कर सकते हो कि इससे तुम ज़्यादा इसको 5 स्टार सर्विस करके कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट आई हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, ठीक है सर लेट हो गया है, पर मैंने उसको एक एल्बम शायद गिफ्ट में कर दिया।
मुझे पता है मेरे बजट में भी नहीं है, तो मैंने उसको फिर भी एक एल्बम गिफ्ट में कर दिया, एक ट्रेलर और बना के करती हूँ। जब मुझे बोले ना, मैंने बहुत अच्छे से एडिटिंग का काम किया है, चाहिए ऐसा नहीं था, आई मीन द शॉर्ट्स वर ऐसा सब कुछ तो बोलेगी, अब मेरा दिमाग हट रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। मैं क्या करती हूँ, आप एक काम करो, आप हमारे स्टूडियो पर आओ, ऑफिस में आओ, एडिटर के साथ बैठो, पूरा दिन बिठाओ। नहीं देते तो फिर कैसे होगा? यू हैव टू बी देयर। नो, हेलो, हाय आई मस्ट से बहुत अच्छा काम था। मैंने आपके सारा वीडियोस फोटोज देखा, इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। मैं और मतलब प्रभु, हम दोनों जन जो है ना सब कुछ देख रहे थे एंड इट वाज सो गुड, बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा है। आपको काम पसंद आया, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें? हाँ हमें भी आपको अच्छा लगा, बहुत मतलब मज़ा आया। मेरे सारे स्टाफ के लोगों का कह रहे थे बहुत अच्छे क्लाइंट्स थे, हमें ऐसा ही लगा जैसे आप हमारे घर जैसे हो। ग्रेट, नहीं आप हमारे घर के ही हो, आ जाना कभी घर पे, है ना? जी। देखो बात था कि आपका 1 लाख रुपए का पेमेंट बाकी था, ये हमारा 2 लाख में फाइनल हुआ था, तो 1 लाख रुपए आपका बाकी था। आपने पहले दिया था 1 लाख रुपया, अभी आगे का जो पैसा है वो बाकी है। तो अभी तो आपको डिलीवरी सारी कर दी है ना? सारा पूरा हार्ड डिस्क में सारा है हमारा, फोटो वीडियो सब डाला था। मैं ऐसा कह रही थी सब कुछ डाल दिया है, तो अभी उसका डिलीवरी पेमेंट कल आप करने वाले थे, तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, तो अभी आपने देख लिया है, आपका काम भी हमें बहुत अच्छा लगा है। तो एक काम कीजिए ना, आप खास करके वो पेमेंट करवा दीजिएगा। पेमेंट की कोई टेंशन ही नहीं है, अभी आप टेंशन मत लो, आप इतना अच्छा काम करके गए हो, क्या टेंशन है आपको पेमेंट का, ये बताओ। सिर्फ 1-2 दिन के अंदर पेमेंट आपके वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है। जी ट्रांसफर अभी आ रहे ना मेरे, वो भी तो 1-2 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा, जरा भी फिक्र मत करो। हम लोग संडे को, कल संडे है, हम सारे घर वाले मिलके एकदम मस्त एंजॉय करने वाले हैं। मैंने तो सभी घर वालों को वीडियोस दिखा दिए हैं, मैंने सबको इतना पसंद आया है ना, हम लोग कल मस्त पार्टी करने वाले हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया आज वीडियो भिजवा के, बहुत अच्छा लगा वीडियो, सुपर वर्क है, 100 थैंक यू सो मच। हाँ कल 1-2 दिन में पेमेंट डन है समझो आपका, है ना? कोई बात नहीं, आराम से कल करवा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ओके बाय। हेलो हाँ मैं जानती हूँ आपने पेमेंट के लिए कॉल किया है, जी उसी के लिए कॉल किया था। सो लेट मी टेल यू वन थिंग जी, मुझे आपका काम अच्छा नहीं लग रहा, समझी नहीं क्या? अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे घर वालों को नहीं अच्छा लग रहा है। समथिंग हैज टू बी डन, मतलब पहले अच्छा लग रहा था, नाउ इट्स लाइक नॉट दैट ग्रेट। अभी हमने जब काम दिया तब का वो काम बहुत पसंद आया था, आपने ही बोला बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा आपसे काम करके, आप ही सारा तारीफ कर रहे थे। अब आप ऐसा बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपके मन में क्या है। मतलब यार देखो, मैंने पहले आपको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वो बात अलग है, बट मुझे नहीं मजा आ रहा यार। अभी बात कर रहे हो वो थोड़ा तो गलत जा रहा है, पर अभी आप कह रहे हो, देखो हमको आपका काम, जो आपका काम करके दिया है, आपको काम पसंद आया है। आपके सुनिए आपके इन लॉज को कुछ करेक्शन है, वो हम लोग आपको करके दे देंगे ना, जो भी रहेगा, जो भी ऊपर नीचे की एडिटिंग रहेगी ना, वो सब कुछ हम आपको करके दे देंगे। आप एक काम करो, बस ये पेमेंट करवा दीजिए, क्योंकि आप पेमेंट के लिए ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपने पेमेंट बाकी रखा है, अभी हम करेक्शन करने के बाद पैसा देंगे, थोड़ा गलत है आपके एंड से स्लाइटली, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। बस से कुछ करो यार, मजा नहीं आ रहा मतलब। ठीक है आप आ जाइए, कल आ रहे हो आप करेक्शन करवाने को, आप कल आइए, आपको जैसा चाहिए वैसा करेक्शन करके दे देते हैं। बाकी सब फिर वो एक बार आप आओगे तो कल आपके सामने करेक्शन कर देंगे और आप पेमेंट दे के ही जाइएगा, ठीक है? नहीं, आपका 100% सेटिस्फैक्शन हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी ही है, कोई बात नहीं, कल आप पेमेंट करवा दीजिएगा और कल आ भी जाइएगा। हाँ ओके। हेलो जी, आप आने वाले थे ना आज?
करेक्शन करवाने को? हाँ हाँ हाँ, हम लोग करेक्शन करवाने के लिए आ रहे हैं। हाँ हाँ, आज नहीं आ पाएंगे, अभी कल आ जाते हैं। अच्छा, आज नहीं आ पाओगे? ठीक है, एक दिन के बाद रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्शन के बाद हो जाएगा ना, चाहिए वैसे। जस्ट मेक इट डन। ओके, ठीक है, कल तक आ जाते हैं। हेलो, काट दिया? हेलो हेलो, कॉल उठा ही नहीं रहे यार अब तो ये लोग। यार मुझे मेरा फोटोज मिल गया यार, मैं क्यों टेंशन लूं इतना। फोटोज अच्छे थे, अभी मैं नहीं वापस कर रही हूँ। क्या फोन कर। हेलो, आप कितना फोन कर रहे हो यार? आपके पैसे लेके भाग जा रहे हो क्या? भाग रहे क्या पैसे लेके आपके? दे देंगे आपको पैसे भी, और आपका काम भी मतलब एवरेज था, फिर भी दे देंगे, ठीक है? प्लीज फोन मत करो आप इतना। हेलो हेलो हेलो, अरे आप आ नहीं रहे हो, फोन का जवाब नहीं दे रहे हो। आपने बोला आपको काम में कुछ करेक्शन है, पहले बोलते हो काम बहुत अच्छा लग रहा है। आप पेमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? आपको पेमेंट का प्रॉब्लम है, काम का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? The thing is, सच बताऊं मैं आपको, अभी हमारे पैसों की बहुत प्रॉब्लम है घर पे। मतलब शादी में इतना खर्चा हो गया है, मतलब 20-25 लाख तो कहीं नहीं गए, बहुत खर्चा हो गया है। साथ ही साथ इट्स लाइक वेरी टफ। और जो आपको पेमेंट देना है, सही में देना है, मुझे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। देखो, आपके घर में कुछ इशू है, वो हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो आपका प्रॉब्लम है। बहुत टेंशन है यार, स्ट्रेस है पैसों का। दे देंगे, आप टेंशन में तो पैसा दे देंगे हम आपको, है ना? प्लीज आप कॉल मत करो इतना। सर मैं जानती हूँ कि टेंशन होगा, पर हम ऐसे लोग नहीं हैं यार। भी खर्चे हो गए तो क्या कर सकते हैं, पैसे ही नहीं है घर में। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, राय देखना पड़ेगा, है ना? हाँ चलो, हाँ बाय। अगर वो आपका काम देख के आए, आपको देख के, आपका बजट देख के आया है, अगर उसको परवड़ता है तो वो आपको देगा ही। ऐसा नहीं होगा कि उसको नहीं चाहिए आपका काम। पर प्रॉब्लम ये है, ऐसे भी होता है कि वो आपको काम दे देगा, जब आपको ऐसे पेमेंट के पास लबड़ाएगा। मतलब आप समझो, 2 लाख में से अगर वो आपको 1 लाख रुपए पहले दे रहा है, 1 लाख में से 70-80 हज़ार का तो हम खर्चा करते हैं, क्योंकि सीजन में 2 जगह पे 3 जगह पे काम होता है। अगर टर्म्स आप माइंड में रखोगे तो बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ोगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मैं इतने सालों से इसमें हूँ, मैं एग्जैक्टली बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ मैं एग्जैक्टली उस पर मानती हूँ कि जब भी आप किसी के साथ काम करो, टर्म्स एंड कंडीशंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के आगे बढ़ो और अपनी टर्म्स पे अटल रहो। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, वो तो लिखा है पर देख लेंगे, नहीं देख लेंगे, ऐसा ही होगा, भले उसको कितना भी रूड लगे। अगर रूड लगता है और एक जो रूड इंसान होगा ना, उसको बिठा दो। मैं कभी रूड नहीं होती क्लाइंट के पास। देखो बिजनेस, मैं क्लाइंट के सामने कभी भी अरे ऐसे भी नहीं बात करती, अरे आप आ जाओ, आई एम वेरी स्वीट। पर जो मुझे उसका चुभता है ना, पप्पा देख लो। एक ऐसा इंसान रखो जो रूडली बात करे तो चलता है, एक ऐसा होता है ना जो थोड़ा सा गर्म दिमाग से बात करता है। जैसे उसने बात गर्म की, मैं कॉल करती हूँ, अरे वो मेरे पापा थोड़े से वो, पर ठीक है ना यार, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। एक स्वीट तो एक गर्म, ये पॉलिसी रखो अपने बिजनेस में। और एक ऐसे इंसान को बिठा दो जो ऐसे बात करता है, थोड़ा सा कड़क होके, फिर नरमी से दूसरा इंसान बात करता है। बिजनेस पॉलिसी, अगर दूसरा इंसान नहीं है तो आपको ही कड़क होना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ इफेक्टिव लग रहा है कि नहीं, है ना? नेक्स्ट योगेंद्र सरांसाठी आणि आपण एकच रिक्वेस्ट करतो, अंशी मॅडम साठी सुद्धा आणि योगेंद्र सरांसाठी सुद्धा, फक्त एक 10 सेकंद उभं राहून जागेवरती जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूयात योगेंद्र सरांसाठी सुद्धा। थँक्यू सो मच। काही लोक मला आता भेटले, खूप लांबून आले सगळेजण, त्याच्यासाठी मनापासून खरंच खूप खूप आभार की तुम्ही एवढं लांबून आलेत, एवढं प्रेम दाखवलं। आणि ह्याच्या मागे जे रिझन आहे की खरंच तुम्हाला काहीतरी शिकायचं आहे म्हणून तुम्ही एवढं लांबून आले, त्यासाठी खरंच थँक्यू। तो
खूप जणांना मी माहीत नसेल, तो थोडंसं स्वतःला इंट्रोड्यूस करतो आधी. माझं नाव योगेंद्र चव्हाण आहे. मी पुण्यातला आहे बेस्ट आणि गेल्या 7 वर्षापासून फोटोग्राफी करतोय आणि खूप कमी दिवसात मी 2 कंपनीला रिप्रेझेंट करतो. फर्स्ट ऑफ ऑल कॅनन इंडिया ऑफिशियल, ज्याचं मी ब्रँड अँबॅसेडर आहे, आणि सोबतच वेनगार्ड इंडिया ऑफिशियल, ज्याचं मी ब्रँड अँबॅसेडर आहे. आणि मला हे सुद्धा सांगायला खूप आवडतं की मार्केटमध्ये जेवढे फोटोग्राफर आहेत त्यातले 50% फोटोग्राफर माझे स्टुडंट आहेत. मोर देन 700 स्टुडंट्स आतापर्यंत माझ्याकडून ट्रेन होऊन गेलेले आहेत. आणि असा एकही स्टुडंट नाहीये जो घरी बसून आहे आणि विचार करतोय की मी फोटोग्राफी करून शिकून चुकी केलेली आहे. असं कोणीच नाहीये. प्रत्येक जण स्वतःच्या पायावरती उभा आहे, खूप चांगल्या पद्धतीने फोटोशूट करतोय किंवा त्याच्या फील्डमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतोय. तुम्ही जास्त वेळ नाही घेणार, डायरेक्ट मी आपल्या वर्कशॉपकडे येणार. माणसांनी टेक्नॉलॉजीच्या हिशोबाने स्वतःला अपडेट का केलं पाहिजे? जर तुम्ही अपडेट नाही झाले तर तुम्ही त्याच लेवलला राहणार जे तुम्ही आधी होते, आणि ही आज काळाची गरज आहे. सो बेसिकली आज माझा टॉपिक आहे तुम्हाला सगळ्यांना अवेअर करण्या की DSLR आणि मिररलेसमध्ये फरक का आहे, आणि जशी टेक्नॉलॉजी ॲडव्हान्स होतीये तुम्ही सुद्धा टेक्नॉलॉजीच्या हिशोबाने कसं ॲडव्हान्स झालं पाहिजे, आणि तुम्ही सुद्धा मिररलेसवरून DSLR वरून मिररलेसवरती का शिफ्ट झाले पाहिजे. ओके, सो याच्यात 50% फोटोग्राफर असे असतील जे अजून सुद्धा DSLR वापरतात ते, आणि ऑलमोस्ट खूप जण ऑलरेडी शिफ्ट झालेले आहेत. सो आजचं लेक्चर दोघांसाठी इम्पॉर्टंट असणार आहे. मी तुम्हाला थोडक्यात सांगाल की एक DSLR चांगला का आहे, मिररलेस चांगला का आहे DSLR पेक्षा. जसं आधी टेक्नॉलॉजी SLRची होती, SLR कॅमेरा सगळ्यांना माहिती असतील, जे जुने फोटोग्राफर आहेत त्यांनी ऑलरेडी यूज केला असेल. टेक्नॉलॉजी ॲडव्हान्स झाली, SLR वरून DSLR वर सगळेजण आता DSLR बंद करून टाकलेलं आहे, आणि आता तुम्ही SLR बंद केलं आणि DSLR वर शिफ्ट झाले. तसंच आता मिररलेस आल्यामुळं हळूहळू DSLR काय व्हायला लागलेत, व्हॅनिश व्हायला लागलेत. पण अजून सुद्धा काही जण DSLR वरतीच स्टेबल आहेत, मिररलेस वरती शिफ्ट होत नाहीये. सो मी तुम्हाला आज काही असे एक्झाम्पल दाखवले आहे की आपण सुद्धा मिररलेस वरती शिफ्ट झालो पाहिजे. PPT प्ले करा माझी. यस, ओके. सॉरी ये पूछना भूल गया मैं. सो कई सारे जो आज के हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ये आउट ऑफ स्टेट से भी है, तो अगर मैं हिंदी में कंटिन्यू कर तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है? चलेगा? चलेगा, ओके फाइन. तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस होना चाहिए. डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी नए आ रही है आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए. अगर आप आपके जगह पर ही स्टेबल रहोगे, आप नई चीज़ें यूज नहीं करोगे तो आप मार्केट में आगे नहीं जा पाओगे. ओके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा. मेरे 10-12 स्लाइड से मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद डायरेक्ट मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पे आऊंगा. जैसे थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन आंसर हुए थे, अभी भी कई जनों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो एक एक करके सब हम सॉल्व करेंगे. सबको पता है DSLR कैमरा क्या होता है? सबको पता है? यहाँ पे सब प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है. ऐसे कोई है क्या जो फोटोग्राफर नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आया है एंड सब? ठीक है, लेक्चर एंजॉय कीजिए. फाइन. सो अब हम बात करेंगे DSLR के बारे में. तो बेसिकली कैमरा के अंदर तो मोर देन इतने कंपोनेंट्स है कि आप गिन भी नहीं सकते, बट कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके सिवाय आपका कैमरा काम ही नहीं कर सकता. तो इसके अंदर से ये कुछ 5-6 कंपोनेंट्स है जो आपके कैमरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आप कई लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि आपका काम क्या है, कैमरा नया लिया, डायरेक्ट यूज किया, आप उसके बारे में टेक्निकली स्टडी नहीं करते हो. और मैं कहूंगा जब तक आप टेक्निकली कैमरा के बारे में स्टडी नहीं करते हो, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर. अगर आप अच्छे फोटो निकालते हो मतलब आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हो. फोटोग्राफी के साथ साथ आप जिस चीज का यूज करते हो आपको उसके अंदर का पूरा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए. और जब तक आपको ये टेक्निकल नॉलेज नहीं आता, मैं तो आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर कंसीडर नहीं करूंगा. ओके, तो कैमरा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर पूरा कैमरा हमारा वर्क करता है. तो उसके अंदर सबसे पहला होता है हमारा मिरर. जब आप कोई लेंस अनमाउंट करते हो, आपने देखा होगा आपके कैमरा के अंदर एक मिरर होता है, सबने एक्सपीरियंस किया है. ओके, अब एग्जैक्टली मिरर के ऊपर होता है हमारा फोकसिंग स्क्रीन. अभी फोकसिंग स्क्रीन आप देख नहीं सकते, बट मैं आपको एक एक करके हर एक कंपोनेंट का जो वर्किंग होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो मिरर, फोकसिंग स्क्रीन, पेंटाप्रिज्म, व्यू फाइंडर, शटर और सेंसर, ये कुछ कैमरा के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसके ऊपर हमारे DSLR कैमरा वर्क करता है. अब आपने ये चीज कभी नोटिस की क्या
फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता होगा एक फोटोग्राफी करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबको पता है? एनीवन हु कैन आंसर? एक अच्छा फोटो आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? यस, वैसे भी थोड़ा शांत बैठिए, बाकी सबको बात करने दीजिए। यस, यहां से विजन। और एक अच्छा फोटो आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कैमरा, पर्सपेक्टिव, फंक्शंस ऑफ कैमरा, ठीक है, स्टॉप करें। फोटोग्राफर का नजरिया, ठीक है। अब मैं हर एक चीज का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको, करके पूछ सकते हो। तो ये तीनों का काम होता है कैमरा को लाइट प्रोवाइड करना। तो यहीं से समझ जाइए कि फोटोग्राफी में लाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आएंगे हमारे मैकेनिज्म के ऊपर। तो हमारे कैमरा के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा कैमरा वर्क करता है, व्यू फाइंडर, शटर और सेंसर। अब आपने ये चीज कभी नोटिस नहीं की होगी कि जब कोई लाइट आपके लेंस के अंदर से एंटर करती है, लाइट कभी भी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, राइट? तो अगर लेंस के अंदर से लाइट स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है तो आपका व्यू फाइंडर तो ऊपर होता है। तो अगर लाइट सीधी जा रही है, तो अगर आपका व्यू फाइंडर कहीं डिस्प्ले के बीच में होता तो ठीक है, आपने ये अज़म कर लिया होता कि ठीक है लाइट सीधी आ रही है, मेरे व्यू फाइंडर में दिख रही है। बट अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे लेंस के अंदर से लाइट सीधी आ रही है और आपका व्यू फाइंडर ऊपर है, तो भी लेंस जो देख रही है, लेंस के अंदर जो लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होके, वो आपके ओके। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म वर्क होता है जिसको हम बोलते हैं मिरर, पेंटाप्रिज्म और आपका फोकसिंग स्क्रीन। ये जो तीनों चीज है, इनका काम बस यही है कि लेंस के अंदर से जो लाइट आ रही है आपके व्यू फाइंडर तक दिखना चाहिए, इसके लिए इतना मैकेनिज्म किया गया है। सो एक डीएसएलआर कैमरा जब वर्क करता है, सबसे पहले होता क्या है, कोई भी लाइट सोर्स सब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, गिरने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं पर भी एंटर करती है, लाइक आपके आंखों पर एंटर करती है या फिर कैमरा के अंदर एंटर करती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि एक जो डॉटेड लाइन है, वो लाइन किसी चीज पे से रिफ्लेक्ट होके आई है, ऐसा समझिए कि मेरे ऊपर से रिफ्लेक्ट होके आई है। अब वो लाइट रिफ्लेक्ट होके सबसे पहले गिरी मेरे मिरर पे। अब जब आपका कैमरा रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, जब आप कोई चीज को फोकस कर रहे हो या फिर व्यू फाइंडर में से देख रहे हो, तो आपका मिरर जो होता है ये रेस्टिंग पोजीशन पे होता है और इसका जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री एंगल। सो 45 डिग्री एंगल होने की वजह से जब कोई लाइट 45 डिग्री एंगल पे गिरती है, वो कुछ अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो 45 डिग्री एंगल पे जब आपका मिरर सेट होता है, उसके ऊपर गिरने वाली लाइट सीधा 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट होती है। अब मिरर की प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है, जब आप खुद को मिरर में देखते हो आप आपको इन्वर्ट पाते हो, राइट? लाइक आपने अगर आपका हाथ ऐसा किया तो ये अंगूठा आपको ये साइड दिखता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट इमेज या फिर फ्लिप इमेज। तो ऐसे ही अगर मेरी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये भी फ्लिप होगी, राइट? तो मिरर ने क्या किया, सबसे पहले 45 डिग्री एंगल पे रेस्ट किया और उसके ऊपर गिरने वाली लाइट को ऊपर रिफ्लेक्ट किया 90 डिग्री में। अब जब ये लाइट 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट हुई, ये लाइट बन गई मिरर इमेज। उसके बाद आता है फोकसिंग स्क्रीन। अब फोकसिंग स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन है जो ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब इसके थ्रू हम आर पार देख सकते हैं। फ्रेम के अंदर से जो लाइट गई है वहां पे आपको कहां पे फोकस रखना है। सो एक बार आपने फोकस डिसाइड कर दिया, आपका फोकसिंग स्क्रीन क्या करेगा, वो सब इंफॉर्मेशन देगा आपके प्रोसेसर को। प्रोसेसर सिग्नल देगा आपके लेंस को और लेंस ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी और जहां पे आपने फोकसिंग सेट किया है वहां पे आपका कैमरा फोकस हो जाएगा। अब फोकसिंग स्क्रीन में से लाइट पास होने के बाद जाती है पेंटाप्रिज्म में। ओके, सो पेंटाप्रिज्म जो होता है, इसका काम है वो जो लाइट नीचे इन्वर्ट हुई है, उल्टी हुई है, उसको वापस सीधा करना। अगर पेंटाप्रिज्म ना हो तो आपके व्यू फाइंडर में आपको उल्टी इमेज दिखती, बट जैसे कि लेंस देखता है वही आपको यहाँ पे दिखता है। उसका रीजन है पेंटाप्रिज्म, आपके इन्वर्ट इमेज को वापस सीधा करता है व्यू फाइंडर के पास। और आपका व्यू फाइंडर क्या करता है, जो आपके लेंस शो कर रही है वो आपको वहां पे शो करता है। सो एक बेसिक मैकेनिज्म है। एक जब आप कोई इमेज क्लिक करते हो, एज पर शटर टाइमिंग आपका शटर नीचे आता है, मिरर ऊपर जाता है, लाइट सेंसर पे गिरती है, डिजिटल इमेज कन्वर्ट होती है और आपकी डिस्प्ले पे दिखती है। ये मैकेनिज्म सबको पता है, ठीक है। बट कई लोगों को ये पता नहीं होता कि जब हम कोई इमेज व्यू फाइंडर के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है। तो एकदम सिंपल और इजी मैकेनिज्म है। लाइट मिरर पे आई, ऊपर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद उल्टी हुई, पेंटाप्रिज्म में वापस सीधी हो गई और आपके व्यू फाइंडर में दिख गई। ओके, किसी को भी डाउट? तो ये था एक मैकेनिज्म डीएसएलआर कैमरा का। अब हम बात करेंगे थोड़ा मिररलेस के बारे में। देखो मिररलेस नाम में ही है, मिररलेस। लेस मतलब क्या होता है, एक तो कम है या फिर नहीं है, राइट?
सो अगर मुझे बताइए, लाइक जो मेरे राइट साइड की इमेज है वो एक R6 की इमेज है, EOS R6 की इमेज है। इसके अंदर आप देखोगे तो आपकी जो लाइट लेंस के अंदर से आ रही है वो डायरेक्ट गिर रही है आपके सेंसर पे। अब यहाँ पे ना कोई मिरर है, ना कोई पेंटाप्रिज्म है, ना कोई फोकसिंग स्क्रीन है, ठीक है। अब देखो ये हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। लाइक मिरर ने जब लाइट ऊपर रिफ्लेक्ट की, लाइट ऊपर जाने वाली है इसलिए फोकसिंग स्क्रीन वहां पे सेट की थी। अब वो लाइट को वापस सीधा करना है इसलिए ऊपर पेंटाप्रिज्म दिया था। अब मुझे बताइए, अगर मिरर ही नहीं है तो लाइट ऊपर जाएगी ही नहीं। अगर लाइट आपकी ऊपर जा ही नहीं रही है तो फोकसिंग स्क्रीन का क्या काम और पेंटाप्रिज्म का क्या काम। तो मिररलेस में क्या हुआ, ये सब चीजें निकाल दी, मिरर निकाल दिया, मिरर के बाद आपका फोकसिंग स्क्रीन निकाल दिया, उसके बाद आपका पेंटाप्रिज्म निकाल दिया। अब मिररलेस कैमरा में बस दो ही चीजें होती है, ये दो ही चीज हर एक काम करती है जो एक कैमरा को अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए लगता है। फिर आप सोचोगे कि अगर मिरर नहीं है तो ऊपर फोकसिंग स्क्रीन में मेरे इमेज कैसे दिखती है। ओके, तो आपके DSLR कैमरा में जो फोकसिंग स्क्रीन होता है ये होता है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मतलब सिर्फ एक कांच, जो सामने से चीज आएगी वो आपको दिखाएगी। अब हमारे मिररलेस कैमराज में जो व्यू फाइंडर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। अब इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मतलब क्या, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं हो रही, लाइट यहां से ट्रांसफर हो रही है और ऊपर जा रही है। सो अगर आपने कभी मिररलेस यूज किया होगा, आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, अगर आप डिस्प्ले पे आपका व्यू लेते हो तो आपके व्यू फाइंडर में कुछ भी नहीं दिखेगा। एक्सपीरियंस किया है कभी? और अगर आपका व्यू फाइंडर आप बंद करते हो तो ऑटोमेटिक वो इमेज शिफ्ट हो जाएगी आपके डिस्प्ले पे। सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। ओके, और अगर हम बात करेंगे एक्यूरेसी की, तो जो हमारे ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में इमेज दिखती है उससे कई गुना अच्छी इमेज आपके इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में दिखती है। ओके, सो मैं यहाँ पे आज कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि व्हाई वी शुड यूज मिररलेस एज कंपेयर टू DSLR, और साथ में ही आपको मैं यहाँ पे कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जिससे वो चीजें मैं आपको प्रूफ करूंगा। लाइक मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बताते जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हो, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सब चीज देखेंगे और एट द एंड मैं आपको एक मिररलेस का यूज करके उसके एडवांटेजेस बता के कुछ अच्छे अच्छे इमेजेस भी क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज मिररलेस कैमरा? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, कोई भी कैमरा जिसके अंदर से मिरर निकाल दिया है और मैकेनिज्म चेंज कर दिया है उसको हम बोलते हैं मिररलेस कैमरा। ओके, अब मिररलेस कैमरा के कई सारे एडवांटेजेस है, उसके अंदर से कुछ मेन हाईलाइट किए हुए एडवांटेजेस मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद एक एक करके उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। मिररलेस कैमरा के अंदर जाने से पहले यहाँ पे कुछ मिथ्स है। मिथ्स मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गैर समझ। ओके, सो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जिसके पास एक DSLR कैमरा है और वो चाहता है कि उसको अपडेट होना है। जैसे कि उसने कहीं पे से सुना कि मिररलेस कैमरा अच्छा है, उसके अंदर ये एडवांटेजेस होते हैं, तो उसने क्या किया, किसी का सुना, एक कहीं पे देखा और उसने सोचा कि मुझे अब अपडेट होना चाहिए मिररलेस कैमरा पे। अब वो किसी ऐसे फोटोग्राफर के पास गया जो उसका अच्छा दोस्त है, वो बोलेगा कि यार मुझे कैमरा लेना है, सोच रहा हूँ मिररलेस ले लूं। वो बोलेगा मत ले मिररलेस। उसने भी कहीं से कुछ सुना होता है और फर्स्ट थिंग वो भी DSLR यूज कर रहा है। तो एक DSLR वाले ने दूसरे DSLR वाले से पूछा कि यार मैं सोच रहा हूँ मिररलेस ले लूं। दूसरे वाले ने बोला कि मत ले। अब मत ले बोलने के बाद उसने बोला क्यों, तो उसने ये सब रीजंस बताया। बॉडी की लाइफ बहुत कम होती है, बैटरी की जो लाइफ होती है बहुत कम होती है। लाइक आप कुछ ही इमेजेस क्लिक करोगे तो आपके बैटरी डाउन हो जाएगी। उसके बाद वो बोलेगा कि उसको एडाप्टर लगाना पड़ता है। हमारे लेंसेज का हम क्या करेंगे, एडाप्टर लगाने के बाद शार्पनेस कम हो जाती है, DSLR ही लेंगे कोई दूसरा। मिररलेस नॉट ड्यूरेबल मतलब उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, उसके लेंसेज के रेंजेस बहुत कम है, लेंसेज आर कॉस्टली, बॉडी बहुत हीट होती है। अब ये जो सब मिथ्स है ये एक्चुअल में सब झूठ होता है। जब तक आप कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करते आप उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते। तो यही आपने क्यों बताया, क्योंकि आपने भी कहीं और से सुना है, थर्ड पर्सन से, जो भी वो भी DSLR यूज कर रहा था। तो जब तक कोई चीज आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे किसी चीज पे आप एग्री मत होइए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई शुड आई शूट ऑन DSLR? ओके, अब मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट DSLR और मिररलेस के बारे में बात करूंगा। सो यहाँ पे मैं मिररलेस पे क्यों शूट करूं, यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब ये सारे कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है
जो मैंने एक्सपीरियंस किया मिररलेस यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू डीएसएलआर कैमरा, और ऐसे कौन से अपडेट्स है हमारे मिररलेस कैमरा में जो हमारे डीएसएलआर कैमरा को पीछे छोड़ते हैं और टेक्नोलॉजी में वन स्टेप आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स की, जो फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबको पता है फोकसिंग क्या होता है, राइट? अब जब तक आपका कैमरा किसी चीज को फोकस नहीं करेगा, आपका शटर या फिर आपका सेंसर नीचे नहीं गिरेगा। सॉरी, शटर आपका नीचे नहीं गिरेगा। लाइक कैमरा को एक सिग्नल चाहिए होता है कि सब्जेक्ट फोकस में आ चुका है, और जब ये सिग्नल कंफर्म होता है तब आपका शटर रेडी होता है नीचे गिरने के लिए। सो इससे पहले जो डीएसएलआर कैमरा होते थे उसके ऊपर फोकसिंग पॉइंट्स होते थे, राइट? उसके ऊपर फोकसिंग पॉइंट्स होते थे। अब वो जो फोकसिंग पॉइंट्स थे, अगर हम एक एवरेज काउंट करें तो आपका जो सेंसर होता था जिसके ऊपर लाइट गिरने वाली, या फिर आपका जो फोकसिंग स्क्रीन होता था, वो सिर्फ आपका 80% ऑफ द सेंसर कवर करता था। मतलब अगर आपने कोई वाइड एंगल शूट करना है और आपने आपका सब्जेक्ट एकदम एज पे खड़ा कर दिया है, तो आपका फोकसिंग पॉइंट कभी वो एज तक नहीं जाता था। आपका फोकसिंग पॉइंट सिर्फ लिमिटेड था एक लिमिटेड एरिया के लिए। तो आपके डीएसएलआर कैमरा के अंदर जो फोकसिंग पॉइंट्स थे वो सिर्फ आपका 80% ऑफ द सेंसर कवर करते थे। 80% ऑफ द सेंसर मतलब साइड्स के जो दो एजेस थे वहां तक आपका फोकसिंग पॉइंट कभी नहीं जाता था। तो कोई भी एक डीएसएलआर का फोटो लीजिए, जूम करके एज पे जाइए, एज कंपेयर टू सेंटर आपको कॉर्नर्स पे आपका फोटो थोड़ा सा अनशार्प मिलेगा। इसके पीछे का रीजन यही था कि 80% ही आपका सेंसर कवर था फोकसिंग पॉइंट से, और 100% आपका सेंसर कवर नहीं था। बट अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे मिररलेस कैमरास की, तो एज कंपेयर टू डीएसएलआर हमारे मिररलेस में क्या ऐसी खास बात है कि जो हमें मिररलेस पे शिफ्ट होना चाहिए? तो उसके अंदर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकसिंग। इससे पहले जो डीएसएलआर कैमरा होते थे उसके फोकसिंग पॉइंट होते थे 50, 60, 70, मैक्सिमम 100, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वो फोकसिंग स्क्रीन पे प्रिंटेड होते थे और उसका एक लिमिटेशन था। बट अगर हम बात करेंगे मिररलेस कैमरा की, अब आप 50, 60 जो कंपेयर कर रहे थे, ये डायरेक्ट बूस्ट हो गया 5000, 6000। सोचिए 100, 150 कहाँ और 5000, 6000 कहाँ। तो जो पहले डीएसएलआर में फोकसिंग पॉइंट्स थे 100 से लेके 150 तक, वो अब आपको मिररलेस कैमरा में मिलेंगे 5000 से लेके 6000 तक। सो अब इसके पीछे का रीजन क्या है इतने फोकसिंग पॉइंट देना? क्योंकि आपका सेंसर अब 100%, आपका फोकसिंग स्क्रीन अब आपके सेंसर को 100% कवर करता है। 100% कवर करने का मतलब क्या है? आप आपके कौन से भी कॉर्नर पे आपका सब्जेक्ट रखिए, आप वहां पे बस टच कीजिए, आपका सब्जेक्ट 100% फोकस में होगा, जो कि पहले डीएसएलआर कैमरा में नहीं हो पाता था। सो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है एज कंपेयर टू डीएसएलआर। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या है कि कई बार ऐसा होता था कि लाइक यहाँ पे एक आप ग्रुप फोटो निकाल रहे हो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में और एक सब्जेक्ट है, इसको फोकस करना है। तो अगर आप वहां पे फोकसिंग पॉइंट लोगे तो आपका एक फोकसिंग पॉइंट था यहाँ पर, दूसरा था यहाँ पर, आप उसके बीच में फोकस नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पे कोई फोकसिंग पॉइंट अवेलेबल ही नहीं था। क्या होता था कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, एक तो आपको कैमरा शिफ्ट करना पड़ता था आपका, या फिर सब्जेक्ट को आपको थोड़ा सा यहाँ वहां पे करना पड़ता था। पर यहाँ पे मिररलेस कैमरा में आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है। सो एज कंपेयर टू डीएसएलआर जहां पे 100 फोकसिंग पॉइंट थे, अब आपको डायरेक्ट 5 से 6000 फोकसिंग पॉइंट मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका फोटो कभी आउट ऑफ फोकस नहीं जाता, जो प्रॉब्लम्स पहले डीएसएलआर में बहुत ज्यादा फेस होती थी। सो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। हर एक लेंस में 2 वेरिएशंस होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कैनन के 70-200 की, तो एक लेंस आती है 80,000 में, दूसरी लेंस आती है 1,30,000 में। दोनों का फोकल लेंथ 70-200, दोनों का अपर्चर 2.8। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से एक लेंस 80,000 को है, दूसरी लेंस 1,30,000 को है? वो होता है स्टेबिलाईजेशन, जिसको हम कैनन में बोलते हैं IS, इमेज स्टेबिलाईजेशन। निकॉन में होता है VR, वाइब्रेशन रिडक्शन। दोनों का काम एक ही है, बस एज पर ब्रांड नाम चेंज कर दिया गया। ओके, सो एक लेंस 80,000 को और दूसरी लेंस डायरेक्ट 1,30,000 को। ऐसा क्या है ये वाइब्रेशन रिडक्शन में, या फिर ऐसा क्या है ये इमेज स्टेबिलाईजेशन में? ओके, सो एकदम मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इमेज स्टेबिलाईजेशन मतलब क्या होता है? जब आप लो लाइट में शूट करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे आपका फोटो निकालना हो तो यहाँ पे लाइट कंडीशन बहुत डाउन है। अगर मैं बात करूँ एक्सपोजर ट्रायंगल की, मुझे लाइट चाहिए, मैं सबसे पहले गया आईएसओ के पास। सबको पता है आईएसओ का ड्रॉबैक होता है, आईएसओ नॉइज जनरेट करता है, राइट? सो
सो मैं ISO से लाइट नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने ISO से लाइट लिया तो मेरी इमेज की क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मेरी शार्पनेस पूरी कम हो जाएगी। उनका जो डायमीटर था 44 mm, अब वो हो चुका है 54 mm, जिसकी वजह से जब मेरा सेंसर स्टेबिलाईजेशन के लिए मूव होता है तो उसके ऊपर पूरी सफिशिएंट लाइट गिरती है और आपके एजेस एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ये सबसे पहला मेन रीजन है डायमीटर बढ़ाने का। उसके बाद डायमीटर जब बढ़ाया है मिररलेस का, उसके साथ और एक बहुत बड़ा अपग्रेडेशन किया है आपके पिंस का। अब आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप लेंस के पीछे देखोगे आपको गोल्डन कलर के पिंस दिखेंगे, सबने देखा होगा। तो पहले जो DSLR में पिंस होते थे ये सिर्फ 9 पिंस थे। अब मिररलेस के अगर आप कोई भी लेंस देखोगे तो उसके अंदर आपको 12 पिंस मिलेंगे। तो आप बोलोगे पिन एक्स्ट्रा बढ़ाने से क्या हुआ है। अब देखो ये जो लेंस और बॉडी का जो कम्युनिकेशन होता है, लाइक जब बॉडी कोई सिग्नल देता है लेंस को, ये पिंस थ्रू देता है। डेटा इनटेक करना पड़ेगा, उसके लिए आप रेगुलर कार्ड यूज कर सकते हैं, आपको कंपलसरी CF एक्सप्रेस यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि R6 में मैक्सिमम रेजोल्यूशन 4K है, तो इसको CF एक्सप्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, आप नॉर्मल SD कार्ड में शूट कर सकते हो। बट इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको हाई स्पीड के कार्ड यूज करना पड़ता है। आप रेगुलर कार्ड यूज कर सकते हैं 230 MB के, आपको मिनिमम 1700 या फिर उससे आगे का कार्ड यूज करना पड़ता है, जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। बट अगर आपको कोई अच्छी चीज चाहिए तो आपके पास उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर सको। वो कैमरा फुल पावर से हर एक डेटा रिकॉर्ड करता है। सेकेंड थिंग, रॉ का सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि कई लोगों को आदत होती है पिक्चर स्टाइल सेट करना, बड़ी पहले बात होती है पिक्चर स्टाइल, बट वो इमेज को कितना अच्छा बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब काम कौन करता है, आपका पोस्ट प्रोसेसिंग। और आप वो इमेज को तभी अच्छा बना पाओगे जब उसके अंदर इतना ज्यादा डेटा रिकॉर्ड होगा। अगर आप कम डेटा रिकॉर्ड करोगे उसको आप अच्छे तरीके से नहीं बना पाओगे। अब जब आप कोई इमेज कैप्चर करते हो, JPG इमेज, ये आपकी फाइनल इमेज होती है। कैमरा के अंदर कुछ सेटिंग्स होते हैं। अगर मैं पिक्चर स्टाइल की बात करूं, शार्पनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, सबको पता है ये सब चीजें। आप क्या करते हो, सेंसर के अंदर लाइक कैमरा के अंदर शार्पनेस फुल कर देते हो। सबको आदत होती है, क्योंकि ह्यूमन मेंटेलिटी है कि मेरी इमेज शार्प होनी चाहिए। पॉइंट मला क्लिअर करायचा आहे, कितीतरी फोटोग्राफर्स असे आहेत ज्यांना अजून फोकसिंग मोडचं नॉलेज नाही आहे. ओके, खूप जणांचं म्हणणं असं असतं की तुम्ही उभेच थांबा, तुम्ही हलू नका, तुम्ही हल्ले की तुमचा फोटो ब्लर होईल. बरोबर. कितीतरी फोटोग्राफर असे करतात की सब्जेक्टला स्टेडी ठेवतात, मुवमेंटमध्ये ठेवत नाही, कारण की त्यांना मुवमेंटमधला फोटोज क्लिक करता येत नाही. ओके, आता मी बोलतोय, बट अगर आपका सब्जेक्ट मूवमेंट में होगा तो वो क्लियर और शार्प नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है. अब कई लोग क्या करते हैं, उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता. उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आए, वन शॉट पे रखा, आप आपके सब्जेक्ट को बोलोगे स्टेडी रहे. अब अगर आपका सब्जेक्ट मूवमेंट में आ रहा है, आप क्लिक करोगे तो फोटो ब्लर होगा. आप बोलोगे कि ज्यादा इधर उधर मत करो, मेरा फोटो आउट ऑफ जा रहा है. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा फोकसिंग मोड रखा वन शॉट पे. वहां पे दिख रहा है सबको वन शॉट. ओके, अब मैंने मेरे सब्जेक्ट को फोकस किया, मैंने मेरे सब्जेक्ट को फोकस किया और उनको एक वॉकिंग करते फोटो चाहिए. ठीक है, तो मैंने काउंट दिया 1 2 3 और 1 2 3 बोलने के बाद मैंने फोटो लिया. ओके, 1 2 3 कम. ठीक है, अब जब मैंने फोकस किया, मेरा सब्जेक्ट तो फोकस में था, बट जब मैंने मेरे इमेज को प्रीव्यू किया, मैंने प्रीव्यू करने के बाद देखा मेरा इमेज थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस जा रहा है. एक सेकेंड वापस करता हूँ. ओके, 1 2 3 कम. ठीक है, जब मैंने फोकस किया था, 1 2 3 बोलने के बाद मैंने क्लिक किया, तब मेरा इमेज फोकस में था. बट जैसे ही मैंने मेरे इमेज को जूम किया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरा फोटो आउट ऑफ फोकस गया. राइट, तो कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस होता है. आप जब आप वन शॉट यूज करते हो, वन शॉट का डेफिनेशन क्या है, वन शॉट पे जब आप कोई सब्जेक्ट को फोकस करते हो, आपका जो डिस्टेंस होता है कैमरा से लेके सब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वर्किंग डिस्टेंस. ओके, तो जब आप वन शॉट में किसी सब्जेक्ट को फोकस करते हो, आपका वर्किंग डिस्टेंस लॉक हो जाता है. फॉर एग्जांपल हम एक अंदाजा लेंगे कि ये 10 फुट है. ओके, तो जब मैं हाफ क्लिक कर रहा हूं, मेरा वर्किंग डिस्टेंस लॉक हो गया, मतलब 10 फुट पे लॉक हो गया. अब इसका एडवांटेज क्या है, एक बार फोकस करने के बाद अगर मैं मेरा कैमरा कहीं पे भी हिलाऊं, मेरा फोकसिंग पॉइंट कहीं पे नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा वर्किंग डिस्टेंस लॉक हो गया है. अब ये सिचुएशन में, सामने से जाइए, अब ये सिचुएशन में अगर मेरे सब्जेक्ट, मेरे फोकसिंग के बीच में, वर्किंग डिस्टेंस के बीच में कोई सब्जेक्ट आता है, तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. कई बार ऐसा होता है, वेडिंग में कैंडिड कर रहे हो और हल्दी का सेशन चालू है,
ब्राइड को फोकस किया है, सामने से कोई तो आया, आपका फोकस उसके साथ निकल गया। होता है कई बार ऐसा, ये सबके साथ प्रॉब्लम फेस होता है। तो आपको इसका सोल्यूशन ही पता नहीं होता, सामने वाले को गाली देते हो, मेरी फ्रेम खराब करके चला गया, बराबर। अब यही आपको अगर टेक्निकल नॉलेज अच्छे से पता है तो ये प्रॉब्लम आपके साथ कभी सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप कोई कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हो जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, लोग बीच में से आ रहे जा रहे हैं, वहां पे आप क्या कीजिए, आपके कैमरा को डाल दीजिए वन शॉट पे। आप जब आप आपके कैमरा को वन शॉट पे डालते हो, आपका वर्किंग डिस्टेंस लॉक हो जाता है। अब एक बार आपका वर्किंग डिस्टेंस लॉक हो गया, अगर आपका सब्जेक्ट जगह पे से हिल भी जाए, थोड़ा साइड ले, मेरा फोकसिंग जा रहा है, मेरा फोकसिंग अभी भी वहीं पर है, क्योंकि मेरा फोकसिंग डिस्टेंस वर्किंग डिस्टेंस क्या हो गया, लॉक हो गया। तो फॉर एग्जांपल समझिए कि ब्राइड हल्दी के लिए बैठी है और उसके फ्रेंड्स कुछ मूवमेंट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्राइड को आगे पीछे हिलना पड़ रहा है। अब जब ब्राइड को आगे पीछे हिलना पड़ रहा है, उसके साथ में ही कई लोग आगे से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, आपके फ्रेम के बीच में से आ रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप क्या कीजिए, वन शॉट लीजिए, सब्जेक्ट का डिस्टेंस लॉक कर लीजिए। डिस्टेंस लॉक करने के बाद अब भले ही ब्राइड थोड़ा सा आगे पीछे हो, थोड़ा सा इधर दिखना चाहिए, ओके, कुछ हो रहा है, फर्क गिर रहा है, अच्छा पुट मार दो, ओके। अब भले ही आगे पीछे हो, ब्राइड नीचे बैठी हुई है, एक टाइम ऐसा आएगा, एक मिनट फक्त आगे होता है, फक्त पुढे मारा, भले ही आगे पीछे हो, आपको पता है कुछ देर बाद आपका ब्राइड या फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो वापस उसकी जगह पे आएगा। अभी इसके टाइमिंग पे अगर कोई आपको डिस्टर्ब भी कर रहा हो, तो आगे चलिए, अगर आपको कोई डिस्टर्ब भी कर रहा हो, आपका फोकसिंग नहीं जाएगा, गया फोकसिंग नहीं, आपका फोकसिंग वहीं पे है। अब आप क्या कीजिए, अच्छे मूवमेंट का वेट कीजिए, आपको अच्छा मूवमेंट मिले, क्लिक कर दीजिए, इमेज जूम करेंगे, इमेज एकदम शार्प होगी। तो ये आपको तभी यूज करना है जब आपका सब्जेक्ट जगह पे स्टेडी हो। अब अगर मेरा सब्जेक्ट मोशन में हो, तो कई लोगों का ऐसा होता है कि अगर सब्जेक्ट मोशन में होगा तो मैं फोटो नहीं निकाल सकता, वो फोटो नहीं आएगा, आपको जगह पर ही रुकना पड़ेगा। अब आपके पास इतना टेक्निकल और अच्छा होना चाहिए कि भले आपका सब्जेक्ट मोशन में हो या फिर आप मोशन में हो और सब्जेक्ट भी मोशन में हो, आपकी हर एक इमेज शार्प आनी चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, मेरा फोकसिंग पॉइंट जो वन शॉट पे था, मैंने इसको कर दिया सर्वो पे, ओके। अब जब मैंने मेरे फोकसिंग पॉइंट को सर्वे पे किया, होता क्या है, मेरा जो फोकसिंग पॉइंट होता है, ये फोकसिंग डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। लाइक जब मैं मेरे सब्जेक्ट को फोकस कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट फोकस में तो है, बट जैसे ही मेरा सब्जेक्ट हिलेगा, मेरा फोकसिंग उसको ट्रैक करेगा। आपको सिर्फ करना क्या है, हाफ क्लिक प्रेस करके रखना है। वन शॉट में आप एक बार हाफ क्लिक कर देते हो, छोड़ने के बाद भी फोकस लॉक होता है, बट सर्वो में आपको क्या करना पड़ता है, आपका फोकसिंग जो होता है आपको कंटिन्यूसली दबा के रखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट को मैंने फोकस कर लिया। अब सर्वो में होगा क्या, आपका फोकसिंग पॉइंट आपके सब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। अशी 2-4 स्टेप मागा जाऊन परत पुढे समोर बघ, मेरा फोकसिंग जा रहा है, आ जाओ आगे, वापस पीछे जाओ। अब मेरा जब मन करेगा मैं इमेज क्लिक करूंगा, सी कम, ओके। यहां पे देखिए एकदम क्लियर है। अब ऐसे कई केस आता है, लाइक आप कोई प्री वेडिंग कर रहे हो, आपको कपल के मूवमेंट के साथ आपको भी मूवमेंट करना है, तो आप जब कोई मूवमेंट करते हो, आपका फोटो कई बार आउट चला जाता है क्योंकि आपको फोकसिंग का नॉलेज नहीं होता। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैं सब्जेक्ट के साथ साथ घूम रहा हूं, थोड़ी सी इकडे तिकडे फिरशी, ठीक है, एक मिनट, 1 2 3 चलो पुढे मागे जा। देखो मैं भी हिल रहा हूं, और जब मेरा मन किया मेरा एक भी फोटो आउट ऑफ फोकस नहीं होगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं, है ठीक। हर एक इमेज शार्प है, एक भी इमेज आउट नहीं है, ये होता है सर्वो, ओके। तो जब आपका सब्जेक्ट मूवमेंट में हो या फिर आप मूवमेंट में हो, आपको आपका फोकसिंग पॉइंट रखना है, फोकसिंग मोड रखना है सर्वो पे। और जब आप कोई कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हो, आपको आपका फोकसिंग मोड रखना है वन शॉट पे। अब एक ड्रॉबैक है इसका छोटा सा सर्वो का, कि जब आप होगा क्या, थोड़ा मांगा लो, आप भी वहां पे देखिए, थोड़ा सा आइए वापस आगे, ये क्या होगा, शिफ्ट हो गया इसके ऊपर, ओके। अब एक ड्रॉबैक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फोकसिंग मोड रखना है, वन शॉट रखना है या फिर सर्वो रखना है।
तो कैनन, निकॉन, कोई भी बेसिक से बेसिक कैमरा हो, हर एक कैमरा में सेटिंग्स अवेलेबल है। ओके, मैं करूंगा और मैं ये क्राउड के सामने फोटो निकालूंगा, कोई भी विजिबल नहीं होगा, मेरे सब्जेक्ट का फोटो एकदम अच्छा आएगा। ठीक है, ओके। अब जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तो शूट करने के बाद क्या हो रहा है, मुझे बहुत सारे डिस्टर्बेंस मिल रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि पीछे बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर वेडिंग में आपको अच्छे फोटोज चाहिए और आपको बैकग्राउंड लेना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, क्या कीजिए, कोई भी लाइट यूज कीजिए जो हाई स्पीड सिंक हो। सबको पता है HSS लाइट से होते हैं, रेगुलर लाइट के होते हैं। जो लाइट 250 से आगे शटर स्पीड लेके जाती है उसको बोलते हैं हाई स्पीड सिंक, और जो 250 के बाद शटर का पीछे एक शैडो गिरता है उसको हम बोलते हैं नॉन HSS, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर फ्लैश। ठीक है, लाइट यहाँ पे लीजिए। ओके, लाइट थोड़ा डाउन कीजिए, डाउन कीजिए, मेरी इमेज पूरी ओवर एक्सपोज होगी, राइट। अब आप बोलोगे इमेज ओवर एक्सपोज हो गई क्योंकि आपने लाइट की इंटेंसिटी फुल की है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट गिर रही है वो लाइट ज़्यादा है। अब मैं अपर्चर बढ़ा के लाइट को कंट्रोल करूंगा, और जब मैं ये लाइट को कंट्रोल करूंगा इसके ऊपर की लाइट बैलेंस हो जाएगी और पीछे जो थोड़ी सी लाइट है वो इनविजिबल हो जाएगी। मुझे ध्यान देंगे, कॉर्ड पकड़िए, ऐसे कॉर्ड पकड़िए। अब ये जो फोटो है इसके अंदर आपको लाइट ज़्यादा दिख रही है, मैंने क्या किया, मेरा अपर्चर इंक्रीज किया, मैं गया f8 पे। ठीक है, अभी भी लाइट ज़्यादा है, सबसे पहले तो मैंने आईएसओ कम किया। ओके, और अपर्चर बढ़ाया, और थोड़ा सा अपर्चर बढ़ाया, थोड़ा खाली लक्ष्य दे, एक सेकेंड। पीछे का कुछ दिख रहा है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो जब आपको पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप अलग अलग पोजेस में एक दो जन को खड़े कर सकते हो। यहाँ पे कोई कपल है, यहाँ पे एनीवन, ये बात है, डोळे बंद करा दोघांनी, इनफ, वापस एक बार। ओके, तो आप ऐसे क्रिएटिव फोटोज ले सकते हो वेडिंग के अंदर अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड ना हो। नंबर ऑफ फोटोज ऐड कर सकते हो, लाइक आप 1 से लेके 9 फोटोज तक एक दूसरे के अंदर मर्ज कर सकते हो। राइट नाउ हम 2 फोटोज के साथ ही खेलेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 फोटोज लिए। अब आपको ऊपर क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग को अनेबल करना है। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है, फंक्शनल कंट्रोल या कंटिन्यूस शूट। आप जब कंटिन्यूस शूट रखते हो, पहला फोटो क्लिक करने के बाद दूसरा फोटो डिस्प्ले पे प्रीव्यू होता है, तो यहाँ पे आपको रखना है कंटिन्यूस शूट। इसके बाद एडिक्टिव करना है आपको, एडिक्टिव मतलब एक दूसरे के अंदर मर्ज होना चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ एक्सपोजर्स मैंने 2 लिया। अब यहाँ पे मैंने कंटिन्यूसली किया, लाइक एक फोटो लेने के बाद दूसरे फोटो के लिए मुझे वापस से क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब जब मैं इमेज क्लिक करूंगा, अब डबल एक्सपोजर मतलब क्या होता है, एक फोटो के अंदर दूसरा फोटो मर्ज होता है। तो आपका जो पहला फोटो होता है वो होता है शैडोज, शैडोज मतलब डार्क फोटो। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक सील आउट लेना है। सील आउट मतलब जिसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट का बॉडी का पोर्शन विजिबल है। और आपका जब दूसरा फोटो आप लोगे, शैडोज के अंदर जो भी हाईलाइट होंगे, लाइक मतलब व्हाइट पोर्शन, वो शैडोज के अंदर विजिबल होगा, बाकी सब आपको व्हाइट दिखेगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सेटिंग ऑन कर लिया है। कम इधर सा ये बड़ा मैंने आंसू देता हूँ, ये अब मुझे मेरा पहला फोटो सिल आउट निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट सब्जेक्ट के पीछे से लाइट दे रहा हूँ। जब मैं मेरे सब्जेक्ट के पीछे से लाइट दूंगा, ऑटोमेटिकली उसके बॉडी का सिर्फ शेप विजिबल होगा, जिसको हम ऐसा सिल आउट कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया मेरा पहला फोटो, जो है मेरा सिल आउट। सबको प्रीव्यू दिख रहा है? ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो हाईलाइट्स दिख रहे हैं ब्लैक पोर्शन, उसके अंदर मुझे जो इमेज दिखानी है उसके ऊपर लाइट डालना है। और जब मैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालूंगा हो जाएगा हाईलाइट्स में, राइट। तो मेरा आप भी चिनअप करो, आइज क्लोज कर लो।
और चेंज अप करो। ओके, अब एक्चुअली मेरे फोटो पोर्ट्रेट निकलना चाहिए था, लैंडस्केप की वजह से ब्लैक ज़्यादा है, बट जब मैं पोर्ट्रेट व्यू कर रहा हूँ तो ठीक से हो रहा नहीं है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक फोटो के अंदर 2 एक्सपोजर मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो ऐसे करके आप कैमरा के अंदर ही फोटो एडिट करके मल्टीपल एक्सपोजर क्लिक कर सकते हो। तो कई फोटोग्राफर्स को अभी भी ये सेटिंग पता नहीं है, तो होप सो इसके बाद आप मल्टीपल एक्सपोजर ट्राई करोगे। ओके, ॲक्च्युली मला काल हे निमंत्रण आलं होतं अशोकजींकडून. मी अजिबात प्रिपेअर्ड नाही आहे इथे थांबायला आणि मला एवढ्या लोकांसमोर बोलायची पण अशी सवय नाही आहे. मी मेबी वर्कशॉप्समध्ये जेव्हा काम करत असतो तेव्हा मेबी मी एक्सप्लेन व्यवस्थित करतो, पण असं तुमच्या लोकांच्या समोर थांबून एवढ्या लोकांच्या समोर थांबून मला बोलायची अजिबात सवय नाही आहे. सो बेसिकली मी एक फॅशन डिझायनर आहे. इथे पण मी अराउंड मला आता आठवत नाहीये, पण आय थिंक आय यूज 4 लाईट्स इन द सिमिलर वे. जे आधीचं इमेज होतं तसंच मी वापरलेलं. इथे मी 5 लाईट्स यूज केलेत. सो बेसिकली आधी जेव्हा मी हा पिक्चर काढला तर हा पिक्चर खूप बोरिंग वाटत होता. जे हे वुडन स्ट्रक्चर आहे, मी नंतर डिसाईड केलं की मी या वुडन स्ट्रक्चरला पण थोडंसं लाईटअप करून त्या वुडन स्ट्रक्चरमध्ये पण कलर्स आणेन. तो मी 5 लाईट्स वापरले होते. त्याच्यामध्ये 3 लाईट मी जमिनीवर ठेवले होते, ज्यांनी की ते त्या वुडन स्ट्रक्चरवर हिट करत होते. आणि मॉडेलवर मी AD600 तिच्या समोरून थोड्याशा अँगलमध्ये AD600 मी मॉडेलवर हे केलं होतं. आणि बॅकलाईट्समध्ये सगळ्यांमध्ये जेल्स लावले होते. इवन हा जो समोर जो स्ट्रक्चर दिसतोय, आधी ह्याच्यामध्ये खूप बोरिंग लाईट येत होता, तर मी त्या स्ट्रक्चरच्या मागे अजून एक लाईट लावून त्याच्यामध्ये जेल लावला होता. आय थिंक 860 V2 यूज केला होता मी. सगळे गेले ना ग्रुप फोटो एवढं झालं काय झालं? आहे त्यांचे स्वतःचे इन्स्टिट्यूट सुद्धा आहे. त्यांची स्वतःची इन्स्टिट्यूट आहे फोटोग्राफीचे. तुम्ही दिवसभराचा एखादा सेक्शन ठेवा. लाईट बद्दल जर कोणाला जास्त डीप मध्ये नॉलेज पाहिजे असेल तर अमित सरांना मी स्वतः फॉलो करतो. त्यांच्याकडून मी लाईटचे इन्स्पिरेशन घेतो आणि मी सरांचे आय थिंक 3 वर्कशॉप अटेंड केलेत. राईट, तो सरांना लाईटचा खूप चांगला नॉलेज जेव्हा आहे. पहिल्यांदा माझ्याकडे आला होता तेव्हा त्याचे 46,000 इंस्टाग्रामवरती फॉलोअर्स होते. मी तेव्हा पण त्याला ओळखत होतो. पण नंतर जेव्हा मी वर्कशॉप घेत होतो तेव्हा तो बहुतेक सर्वात जास्त एन्थुझियास्टिक होता. आणि बहुतेक थोड्या वेळाने त्यांनी स्टुडंट्सना पण तिकडे शिकवायला चालू केलं होतं लाइटिंग बद्दल. सो अँड आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ हिम की तो या लेवलला आता आहे. अँड आय एम ऑल्सो प्राऊड दॅट सरांचे इन्स्टिट्यूट आहे इथं, ते फोटोग्राफी प्लस लाइटिंग सगळ्या गोष्टी शिकवतात. कोणी जर इंटरेस्टेड असेल सरांचे इंस्टाग्राम हँडल सिम्पली वर्सेटाईल आहे. DM करा किंवा नंबर तिकडे आय थिंक अवेलेबल आहे, कॉल पण करू शकता तुम्ही. सिम्पली वर्सेटाईल फोटोग्राफीला मे बी तुम्ही फॉलो करू शकता. माझं काम तिथे तुम्ही अजून बघू शकता. थँक्यू, धन्यवाद. एक ग्रुप फोटो घ्यायचा प्लीज माझ्यासाठी.